Hello guys, welcome back to my channel Edutainment and I am Smita Singh, your educator for Code 55 Human Resource Management and Labor Welfare, and we are going to study Unit 7 Labor Legislations. So as you know that we have covered so many topics from Unit 7 Labor Legislations, and beforehand we have done so many topics from Unit 1 to Unit 6. I mean to say that Unit 1 to 6 we have completed on this platform only on my channel Edutainment, and if you have not gone through those sessions, those videos, please go through them and please watch those as well, right? क्योंकि वो सारे ही जितने भी सारे मैंने सेशंस लिए हैं यूनिट 1 to 6 जो कंप्लीट कराया है वो, और जो अभी हम कर रहे हैं यूनिट 7, ये सारे ही यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से आप ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा, बट जो टॉपिक्स मैं लेकर के आती हूँ उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपका कहीं पर भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आप कहीं पर भी किसी तरह से लैक ना करें, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपका थ्योरी जो पार्ट है, थ्योरी आपका बेस यू कैन से वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप कोई भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इवन जो आपका जो थ्योरी का जो पार्ट है आपको समझना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आप उन क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा और कल भूल गए, उन क्वेश्चन को अपने माइंड में आप रिटेन कर सकते हैं, रिटेन करते हैं। बिकॉज उसका रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, थ्योरी पार्ट को देखते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो कॉन्सेप्ट से जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल जब स्टडी करते हैं तो आपके माइंड में चीजें छप जाती हैं। आप ऐसे ऊपर ऊपर से कोई चीज पढ़ रहे हैं और फिर ऊपर ऊपर से फिर वो निकल भी जाता है। अभी आपके लिए वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, कुछ 5-10 सेकंड के लिए रहेगा, आधे एक घंटे के लिए रह सकता है, लेकिन उसके बाद आपके माइंड से वो ऐसे ही ब्लो अप हो जाएगा, ब्लोन हो जाएगा, राइट? सो आप हमेशा जब भी आप आपका आप अगर टारगेट कर रहे हैं कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है इस बार का, आपको इस बार अपीयर करना है, या तो आप अगर फर्स्ट टाइम यूजर हैं, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं अपीयर करने यूनिट इस HRM के लिए एंड लेबर वेलफेयर के लिए, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, हाँ, जब भी आप पढ़ने जाएं ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ना कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे उस स्लाइड पर जहां से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये सारे हमने किया हुआ है लास्ट सेशंस में, और आज का हमारा टॉपिक होगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, लेबर लॉज इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फोर्समेंट। सो क्या कह रहे हैं कि मेनली जो आपके सामने आप देखने जा रहे हैं, सपोज लाइक फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, पहला टॉपिक देख रहे हैं, नंबर 1, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये किसके अंदर बनाया गया है, किसने इसको इनैक्ट किया है? तो ये किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। कुछ लॉज एंड लेबर लॉज ऐसे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलके बनाती है, दोनों की मंजूरी होती है, दोनों ही इनैक्ट करते हैं उस लॉ को। बट यहाँ पर ये जो आप जितने सारे आप देखेंगे इसमें, इसके अंदर ये इसमें सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं, सारे के सारे एक्ट। तो पहला देखेंगे द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है डायरेक्टली। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्टेट इंश्योरेंस है, तो इस स्टेट से आप कभी सपोज अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की होगी, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन आपके पास आ गया एग्जाम में, तो अगर सपोज जब जब क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जब आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो आप कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते हैं कि इसका क्या होता है। अगर आपने दिमाग, लाइक ऑब्वियस सी बात है, हर कोई दिमाग लगाएगा और आप भी लगाएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करें, तो कहीं ना कहीं आप कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करेंगे, बट कीवर्ड पकड़ने में कहीं कहीं आप गलती कर जाएंगे, राइट? इस स्पेशली इस क्वेश्चन में को करने में तो स्पेशली आप मात खा जाएंगे, क्योंकि अगर आप कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तो यहाँ पे स्टेट लगा हुआ, तो आपको लगेगा कि कहीं ये स्टेट के अंदर आता होगा, तो आप स्टेट गवर्नमेंट का मार्क करके आ जाएंगे। नहीं, ये जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ये स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो आप इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। मैं आपके सामने पढ़ते जाती हूँ, बाद में इन पॉइंट्स को फिर हम एक्सप्लेन भी करेंगे आगे के सेशंस में। तीसरा है द डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। चौथा है द माइंस एक्ट 1952, द आयरन माइंस एक्ट
the iron ore mines, management ore mines and chrome ore mines labor welfare. Just a second, I think welfare लिखा है. वेलफेयर सेस एक्ट 1976, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है. सो आप ये सारे ध्यान में रखेंगे कि ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में. कहीं अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं उनको मिला करके पूछ दिया जाएगा कि कौन से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जैसे बनाते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके, तो अगर उसमें दे दिया जाए ऐसा तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा स्टेट वाला है. स्टेट वाले को स्टेट से मार्क करना है, सेंट्रल वाले को सेंट्रल वाले से मैच करना है. तो आप अगर पढ़े रहेंगे, ध्यान रहेगा आपको, तो आप इजिली मार्क कर पाएंगे, उसको इजिली आंसर कर पाएंगे. द आयरन ओर माइंस मैनेजमेंट ओर माइंस एंड क्रोम ओर माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976. एक है लेबर वेलफेयर सेस एक्ट 1976 और जो छठवां है वो है फंड एक्ट. तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा. सातवां है द मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946. नेक्स्ट देखेंगे द बीडी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1976. नाइन्थ है द लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस वेलफेयर लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1972. 10th है द साइन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1981. 11th है द बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1976 एंड 12th है द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे द लेबर लॉज इनैक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन्फोर्स्ड बाय बोथ बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो ये जो आप एक्ट अब देखने जा रहे हैं वो दोनों के द्वारा ही इनैक्ट किया गया है, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ. 13 देखेंगे, इसको हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे. 13 देखेंगे द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. आपको याद रखना है कि जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट के अंदर आता है. 14th है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996. 15th है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970. 16th है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976. आपको ये लग सकता है कि ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म करता होगा, लेकिन नहीं, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर के इसको इनैक्ट करते हैं. 17th है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. 18th है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. 19th है द इंटर इन स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979. 20th है द लेबर लॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988. 21st है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. 22 है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. 23rd है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. 24th है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. 25th है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. 26th द साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981. 27th है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स सेस एक्ट 1996. और 28th है द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961. सी देखेंगे द लेबर लॉज इनैक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन्फोर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट. आगे लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब किसके द्वारा इन्फोर्स किया गया था, वो किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. इनैक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उसको इन्फोर्स किया गया था, फोर्स में लाया गया था स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. मतलब रूल तो बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको अप्लाई स्टेट गवर्नमेंट ने किया था. तो आगे देखते हुए आगे देखेंगे 29th द एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1938. 30th है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. 31st है द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961. 32 है द पर्सनल इंजरीज कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस एक्ट 1963. 33 है द पर्सनल इंजरीज emergency provisions act 1962. 34th है the plantation labor act 1951. 35th है the sales promotion employees condition of service act 1976. 36th है the trade unions act 1926 and 37th है the weekly holidays act 1942. 38th है the working journalist and other newspapers employees
कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955। 39th है द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ये सारे ही एक्ट हम पढ़ेंगे, जो जो एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं उनसे हम उनकी भी बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सो आप बिल्कुल वरीड मत होइएगा कि मैं बस ऐसे ही पढ़ते जा रही हूँ, कुछ समझा नहीं रही हूँ। समझाने का टाइम अभी आगे आएगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारे एक्ट्स हैं और ये कौन से एक्ट्स के अंदर आते हैं। 40th है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। 41 है द चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1938। 42 है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 एंड 43rd है द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। ये सारे आपने देखा, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, कौन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, कौन दोनों के ही अंदर आता है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये हम देखेंगे लास्ट सेशन में। इस सेशन को मैं इसलिए छोटा कर रही हूँ क्योंकि आप मतलब बहुत ज्यादा सिर्फ वो एक्ट आपने देखा, तो एक बार आप एक्ट का रिवीजन खुद से करेंगे और आप अपना ट्रिक लगाइए कि जो सबसे कम वाले लग रहा है ना कि लाइक, या तो आप याद कर लीजिए जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर आप वो याद कर लेंगे तो बाकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा आपको सेंट्रल और स्टेट का, या फिर सिर्फ स्टेट का, या फिर सिर्फ सेंट्रल का, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आता है, ये स्टेट में नहीं जाता है। तो आप इससे क्या होगा कि आप अपने आप मतलब जो क्वेश्चन आपके सामने होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इनमें से मैच करके दिखाइए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और वो दोनों गवर्नमेंट के अंदर आता है, यू कैन से लाइक सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के ही अंदर आता है, या फिर इसमें लाइक या तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अगर आपको, क्योंकि आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, पढ़ के जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने अच्छे से याद कर लिया, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, एटलीस्ट आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैशअप नहीं करेंगे कि आप उसको उसमें डाल दे रहे हैं, राइट। सो उसमें क्या होगा कि आपका जो कंफ्यूजन होगा वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा और आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एलिमिनेशन के सहारे भी, राइट। सो आप एक बार सेंट्रल वाला बिल्कुल याद करके रखिए, बाकी जो कंबाइंड वाला है वो याद करके रखिए, और थर्ड वाला आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। आप एक बार दो बार ग्लिम्स डालेंगे उनको इन सारे एक्ट्स पे, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।